वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप बीए में हैं और राजनीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, बीए के आप जो है चौथे सेमेस्टर में हैं, बीए के आप जो है द्वितीय सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, प्रथम सेमेस्टर का आप पेपर दे चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तो मैं विस्तार से आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से रहेगा। तो बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चैप्टर के बारे में, हर एक चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा ऑलरेडी 2023 की मॉडल पेपर में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूंगा। ये मॉडल पेपर आपका जो होगा, ये संपूर्ण सिलेबस को समाहित करके मैंने इस मॉडल पेपर को बनाया है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको क्या पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल थियरी एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना है। टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2024, 25, 26 आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक जो पद्धति है उसका संबंध किससे है? जॉन राउल से, जीन जैक्स रूसो से, या फिर एक प्रकार से पार्कर से, या जॉन स्टुअर्ट मिल से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है उनमें से जो अध्ययन पद्धति एक होती है उसका नाम है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, और एक निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियां होती हैं। ऐसे और भी अध्ययन पद्धतियां होती हैं। तो जो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है किस विद्वान से संबंधित है, तो ये जॉन रॉल्स से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। प्लेटो एक विद्वान है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो की एक रचना है रिपब्लिक। रिपब्लिक नाम की रचना प्लेटो की है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अपनी रचना प्लेटो मतलब रिपब्लिक में प्लेटो कहते हैं कि जो है एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है 5040 होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा राज्य वही माना जाएगा जिसमें 5040 लोग निवास करते हो। जबकि अगर बात की जाए प्लेटो के बाद में मतलब कि अरस्तु की, तो अरस्तु की अगर बात करें तो अरस्तु जो है बताते हैं कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 अगर होती है एक राज्य में तो वो ठीक ठाक मानी जाती है, उसको एक राजा कंट्रोल कर सकता है। क्लियर। आगे देखें तो 10,000 अरस्तु की है और प्लेटो की 5040। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये हमेशा से पूछा जाता रहा प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं पिछले 2-3 वर्षों में। ठीक है। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजनीति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। तो ये पॉलिटिकल साइंस के जनक भी कहे जाते हैं, राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में भी दी जा सकती है, यह किसने कहा? ये परिभाषा किसने कही? राजनीति विज्ञान की परिभाषा को देते हुए यह किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा अगर हम चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम राज्य के विज्ञान के रूप में दे सकते हैं, या राज्य के विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा था भैया किसने? गेटल ने, गार्नर ने, या फिर गिलक्राइस्ट ने, या फिर लीकॉक ने? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर आपका होगा गेटल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस विचारक ने कहा है कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में लगातार आता है और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। तो इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है, ये सीले का कथन है। किसका है कथन भाई? सीले का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, पॉलिटिक्स पुस्तक मतलब पॉलिटिक्स जो शब्द है, पॉलिटिक्स पुस्तक वैसे अरस्तु की पुस्तक है और रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की पुस्तक है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना है? प्रश्न ये पूछा गया। पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉलिस शब्द से बना हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। पॉलिस शब्द से बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल शब्द।
अगला प्रश्न है पॉलिटिकल पावर एक पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक को किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं 2022, 23, 24 सभी में पूछे जाएंगे। ठीक है, बताएं 24 में पूछे जाएंगे, 2022 और 23 में आए हैं। पॉलिटिकल पावर जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1934 में। इसको लिखा है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है शिकागो यूनिवर्सिटी, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं चार्ल्स ई मेरियम, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कब? 1934 में। ये बात ध्यान रखें, 1934 में प्रकाशित हुई है पुस्तक। कौन? पॉलिटिकल पावर नाम की पुस्तक। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दी पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज। दी पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं आमंड और कोलमैन। आमंड एंड कोलमैन इस पुस्तक को लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये जेम्स का कथन है। जबकि इससे पहले मैंने प्रश्न बताया था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, ये गेटल ने कहा था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। राजनीति विज्ञान का जनक पूछेगा तो आप बताएंगे अरिस्टोटल, अरस्तु। इनमें से कौन राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध है? तो देखें, वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो है वो मेटलैंड है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब समर्थन में है, लॉर्ड मतलब कि ब्राइस, सीले और सुपीटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? देखिए, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, बहुत ही ज्यादा गति से मैं आगे बढ़ूंगा, इसीलिए आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, किसका कथन है? अरस्तु ने कहा था। राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में है, प्रश्न भी लगातार पूछा गया है। ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि राजनीति विज्ञान की जड़ें किसमें है? मनोविज्ञान में। ओके, एक पुस्तक है मॉडर्न स्टेट, उसको लिखा है मैकाइबर ने, ये बात ध्यान रखेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक है, इसको लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक को बेंटले ने लिखा है। तो ये सब पुस्तकें भी फेमस हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है जो मैंने आपको बताई। तो ये प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो परंपरा इसमें व्यवहारवाद से रिलेटेड नहीं है, बाकी तकनीकी प्रयोग, सत्यापन और विशुद्ध विज्ञान ये व्यवहारवाद के सिद्धांतों में शामिल है। अगला प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? डेविड ईस्टन का नाम आप सबसे पहले लीजिएगा। उत्तर व्यवहारवाद की बात करें या नव व्यवहारवाद की बात करें तो आप हमेशा किसको लगाएंगे? डेविड ईस्टन का नाम आप लगाएंगे। ओके, अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? वैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर बल दिया गया है। जो है परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता यह कि वैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, प्लेटो की रचना स्टेटसमैन, द लॉज, द रिपब्लिकन, ये सब पुस्तक प्लेटो की है। इसके अलावा ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं जे.एस. मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है जॉन लॉस्की ने, ये भी ठीक है। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इस पुस्तक को कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है व्लादिमीर लेनिन ने। इस पुस्तक को किसने लिखा है? लेनिन ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक को लेनिन ने लिखा है, मार्क्स ने नहीं लिखा। आपसे मार्क्स के बारे में पूछेगा, मार्क्स द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के प्रणेता है। वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक उनकी है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। 4-5 प्रश्न तो यही आपके तैयार हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का प्रखर विरोधी है? व्यवहारवाद के प्रखर विरोधियों में नाम आता है लियो स्ट्रास का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर व्यवहारवाद को किसने अभिनव क्रांति कहा? उत्तर व्यवहारवाद को डेविड ईस्टन ने अभिनव क्रांति कहा, इसीलिए इसको नव व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। यहाँ पर ह्यूमन कर देंगे। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ग्राहम वालास की पुस्तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? व्यवहारवाद की विशेषता क्या नहीं है? मूल्यों पर बल जो है नहीं दिया गया इसमें। व्यवहारवाद की विशेषता क्या है? मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है, अंतरशास्त्रीय अध्ययन इसका किया जाता है व्यवहारवाद में, ये सब विशेषताएं हैं। जबकि वैज्ञानिक मूल्यों पर बल इसमें नहीं दिया जाता। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का जो संबंध है ये उत्तर व्यवहारवाद से है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से
कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है इनमें से? देखिए, तकनीकी प्रयोग, सत्यापन और विशुद्ध विज्ञान ये तीनों संकलित हैं व्यवहारवाद से, जबकि परंपरा संकलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिवाद एक प्रकार से इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? लेसेज फेयर कहा जाता है इसको। लेसेज फेयर के नाम से व्यक्तिवाद को भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? बहुलवादी चिंतकों में बोधा का नाम नहीं आता, बाकी कोल, लिंडसे, बेप्स ये सब है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, और भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत सारे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे। एक पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम, किसने लिखा है? डेविड ईस्टन ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण। और एक पुस्तक, ये उत्तर व्यवहारवाद को किसने अभिनव क्रांति कहा? तो डेविड ईस्टन ने कहा। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में लगातार पूछे आते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप बिल्कुल इसको निश्चित होकर के पढ़िए, आपकी परीक्षा के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सजीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। लगभग 15-20 बार तो मैं इस प्रश्न को करवा चुका हूँ। अरस्तू का ये कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% परीक्षा में प्रश्न आता है ये। अगला प्रश्न, नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है। नगर राज्य संबंध जो है प्राचीन यूनान से रिलेटेड है। कई बार परीक्षा में लगातार प्रश्न आ रहा है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स ह्यू गेट्स बट व्हेन एंड हाउ, ये पुस्तक किसने लिखी है? बताएं। 1936 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। बड़ी फेमस पुस्तक है, लास्बेल ने लिखी है और इंपॉर्टेंट है इसलिए चूंकि परीक्षा में लगातार आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आवश्यक अंग नहीं है, मतलब राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? देखिए, जनसंख्या राज्य का आवश्यक अंग है। ठीक है, भू क्षेत्र और संप्रभुता ये तीनों राज्य के आवश्यक अंग है। धर्म उतना ज्यादा आवश्यक अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने माना कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो ये प्लेटो, हाब्स और लॉक, इन तीनों का मानना है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी का मानना है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये बड़ा फेमस कथन है, लगातार परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला प्रश्न। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, किसने कहा था? टी एच ग्रीन का कथन है। ठीक है, थॉमस हिल ग्रीन इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित विद्वानों में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें से सबसे ज्यादा जो सिद्धांत स्वीकार्य वो है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात करें तो इसमें थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम बड़ा फेमस है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत जो है वो कौन सा है? तो विकासवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्य एक आवश्यक बुराई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तिवादी लोग इसको मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन अगर व्यक्तिवाद और ये वाद विचारधारा ना दे, आपसे पूछे कि किस व्यक्ति ने इस कथन को कहा है राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो थॉमस पेन कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, इसको समाजवादियों ने कहा था। समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई बताते हैं, जबकि राज्य को एक आवश्यक बुराई बताते हैं व्यक्तिवादी। ठीक है, व्यक्तिवादी राज्य को उतना मतलब कि नहीं बोलते हैं। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु ने कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, राज्य जो है मानवीय जनता या मानवीय आधार जनता है। राज्य का मानवीय आधार क्या है? जनता है। किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। एक कारक क्या है इनमें से? फटाफट से आप बताइए, किस सिद्धांत में कहा गया? राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत में कहा गया? तो विकासवादी सिद्धांत में ये बताया गया कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में एक कारक है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की है। विष्णुगुप्त इनका अगला नाम है और चाणक्य भी इन्हीं का नाम है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। लगातार मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस देता रहूंगा। ओके, चलिए फटाफट से, बहुत ही तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को मैं चुटकियों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जान पा रहे होंगे, और आपको बता दूं कम समय में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एक पुस्तक बड़ी फेमस है, पूछा जाता है कि पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन पुस्तक को लिखा है वाल्टर लिपमैन ने। 2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक और 2022 में पूछी गई थी, अ थियरी ऑफ जस्टिस। अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? जॉन रॉल्स ने लिखी है। ओके, ये पुस्तक बड़ी फेमस है। इसके अलावा एक जो है वो था, कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। 2019 में, 22 में, 23 में प्रश्न पूछा गया कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन माओ त्से तुंग का है, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी।
यह कथन किसका है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है। ऑस्टिन का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रूसो अधिवक्ता था किसका? रूसो जो था लोकप्रिय संप्रभुता का अधिवक्ता था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2022-23 में पूछा गया। अगला प्रश्न, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला हुआ है? संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से निकला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रेनस का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, 2022 और 23 में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ मोनार्की बड़ी फेमस पुस्तक है, इसको लिखा था स्टुअर्ट राजा थे, जेम्स प्रथम उन्होंने लिखा था, जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ मोनार्की बड़ी फेमस पुस्तक है इस दृष्टि से चूंकि आपकी परीक्षा में लगातार आती है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑस्टिन ने इनमें से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? विधिक संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे लोकप्रिय संप्रभुता, तो रूसो का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लेवियाथन। लेवियाथन पुस्तक का नाम सुनते ही आपका थॉमस हॉब्स का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। थॉमस हॉब्स ने लिखा है लेवियाथन पुस्तक, बड़ी फेमस है, कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा बचा नहीं जिसमें ये प्रश्न पूछा नहीं गया। अगला प्रश्न, टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं। ये भी पुस्तक ऐसे ही है, हमेशा पूछी जाती रही है, तो इन सभी पुस्तकों को रट डालिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, लेक्चर्स ऑन जूरिस प्रूडेंस, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑस्टिन ने लिखी है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में ये प्रश्न भी लगातार आता है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन भी बहुत ही फेमस है परीक्षा की दृष्टि से, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। ये जीन जैक्स रूसो का कथन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलवादी चिंतक है? बहुलवादी चिंतकों में नाम किसका आता है? लिंडसे का नाम आता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रूसो ने ही किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यह किसका विचार था कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है? तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है, ये थॉमस हॉब्स का विचार था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये सब ऐसे प्रश्नों को आप लोग रट डालिएगा अभी से, क्योंकि परीक्षा में जब आप जाएंगे आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100% मैं प्रबल दावेदारी के साथ बता रहा हूं। अगर इनमें से आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, आकर के वीडियो को डिसलाइक मार देना और कमेंट कर देना कि सर जी आपकी वीडियो से प्रश्न नहीं है, मैं उस वीडियो की क्या बात करते हो। उसी दिन से एक प्रकार से आपको बता दूं कि मैं फिर अब क्या बताऊं आपको, मैं इतना ज़्यादा आपके लिए इन प्रश्नों को छांटता हूं, अलग अलग किताबों से, अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग पेपर्स यूनिवर्सिटी के देखता हूं, उसके बाद में आपके लिए मैं व्यवस्थित करता हूं, ताकि आप अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो और शुक्ला स्टडी पॉइंट से जो बताए गए महाराजा पर उससे आपकी परीक्षा में प्रश्न आए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब का लेखक कौन है? पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है? लास्की ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं लास्की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थकों में किसका किसका नाम है? तो इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता में जे.एस. मिल का तो नाम ही है, इसके अलावा स्पेंसर का, बेंथम का, स्मिथ का, मिल्टन का, इन सभी का नाम आता है। निगेटिव लिबर्टी में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात थॉमस हॉब्स करते हैं, वैसे तो मतलब प्रतिपादक थॉमस हॉब्स है प्राकृतिक स्वतंत्रता के, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके मुख्य प्रतिपादक की अगर बात पूछेगा प्राकृतिक स्वतंत्रता के तो आप रूसो लगाएंगे, इस प्रश्न का आप हॉब्स लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक की बात करेगा तो रूसो का नाम उसमें सबसे अग्रणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि चूंकि हॉब्स उनसे पहले, हॉब्स से सबसे पहले करने वाले हैं इस बात की चर्चा, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात, इसके बाद में रूसो ने उसको व्यवस्थित ढंग से किया। अगला प्रश्न, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है, ये रूसो का कथन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि स्वतंत्रता सभी बंधनों से मुक्ति है? स्वतंत्रता सभी बंधनों से मुक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांट ने कहा था इस कथन को। अगला प्रश्न है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक मनगढ़ंत कल्पना हो जाती है, यह कथन किसका था? जी.डी.एच. कोल का एक कथन है, बहुत ही फेमस है, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, किसने कहा? मैकाइबर ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में आपके कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है, बताएं। प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं इनमें से? रूसो करते हैं, मैंने बताया था हॉब्स के बाद में रूसो ही करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा एक क्रांति में दिया गया, उस क्रांति का क्या नाम था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें हुआ था। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1688 में कौन सी क्रांति हुई थी, या गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, रक्तहीन क्रांति कब हुई? तो 1688 में हुई। आपसे पूछेगा बोल्शेविक यानी रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। स्वतंत्रता और समानता असंगत है, किसने कहा था? डी टॉकविले ने कहा था इसको। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति जो है नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करना चाहता है। ये कथन बहुत ही फेमस है और लगातार 5-6 वर्षों से प्रश्न आ रहा है। ये जोड का कथन है, सीएम जोड, उनका CEM जोड इनका पूरा नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहते हैं? मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है किससे? मुक्त श्रम की व्यवस्था उदारवाद से रिलेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। यूटोपिया एक पुस्तक है, बड़ी फेमस है, इसके लेखक हैं टॉमस मोर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, किसने मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंध करने की कोशिश की थी? तो किसने मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंधित करने की कोशिश की थी? उनका नाम है कामू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है, ये कथन तो मैंने बता दिया, सीएम जोड का ही है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? आदर्शवादी विचारकों में थॉमस हॉब्स का नाम नहीं आता है। सी ऑप्शन। बाकी हीगल, ग्रीन और कांट ये आदर्शवादी विचारक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का वास्तविक या स्वाभाविक स्रोत क्या है? राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत है मानव स्वभाव और भाषा, भूगोल और इतिहास, जाति और धर्म, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। समाजवाद शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैसे किया है रॉबर्ट ओवन ने। कब किया है? 1827 में किया है। और इसके बाद में व्यवस्थित तरीके से समाजवाद को लाते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं मार्क्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और मतलब कि नष्ट करना, और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक जो है भ्रष्ट भ्रष्ट है कि नष्ट है? देखिए, शक्ति का स्वभाव है क्या करना? भ्रष्ट करना। ठीक है, भ्रष्ट करना, और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। यह कथन था किसका? लॉर्ड एक्टन ने कहा था। इस कथन को कब कहा था? 1887 के एक लेख में उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? राजनीति को शक्ति का विज्ञान कैटलिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। यह कथन किसका है? शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक्ति का मतलब होता है मनचाहा प्रभाव जमाना, प्रभाव पैदा करना। बर्ट्रैंड रसल का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शक्ति या कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है? देखिए, शक्ति के स्रोत में सबसे पहली बात, आप ज्ञानी होंगे, ठीक है, तो आप शक्ति या पावरफुल रहेंगे। इसके अलावा ज्ञानी है, ज्ञानी के साथ ही साथ आपके पास सत्ता होगी तो आपके पास शक्ति होगी। ठीक है, आपके पास अगर एक संगठन है तो भी होगा, प्रशिक्षण है तो भी। तो एक देखेंगे, सत्ता, संगठन और प्रशिक्षण, आज के युग में यही तीनों फेमस है ज़्यादा। ठीक है, ज्ञान से उतना ज़्यादा आप प्रभाव या शक्ति आपके पास नहीं होती है। ठीक है, या ज्ञान होता है, शक्ति ज्ञान की बात होती है, लेकिन वो पावर जो ज्ञान या प्रशिक्षण के बल पर आप पा पाएंगे, वो आप ज्ञान के बल पर नहीं पा पाते। ऑप्शन नंबर इसका ये लगाएंगे। इन चारों में से सबसे हल्का ए मतलब पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रभाव का स्रोत क्या है? प्रभाव का स्रोत संपत्ति, शिक्षा और आकर्षण तीनों है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? सत्ता का प्रमुख कार्य होता है, सत्ता का प्रमुख कार्य क्या होता है? समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित कौन सा नहीं है? फटाफट से आप बताइएगा, सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित कौन सा नहीं है? देखिए, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता, ये तीन सत्ता की बात मैक्स वेबर करते हैं, यथार्थवादी सत्ता की बात नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है? लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक कार्यों का विविधीकरण और विशेषीकरण, ये शामिल है। समानता और परिवर्तन की क्षमता, तीनों लुसियन पाई के अनुसार जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति जो है एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका।
मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने स्रोत हैं? मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। किसका कथन है? फटाफट से आप बताएंगे। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग, ये कथन किसका है? रॉबर्ट बीरस्टीड का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, अच्छा, एक पुस्तक है पॉलिटिकल इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको कई बार इसको बताया। निम्न में से मार्क्सवादी समाजवाद किसका आग्रह करता है? मार्क्सवादी समाजवाद जो है आर्थिक समानता की बात करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कौन राज्य को एक वर्ग संस्था मानता है? कौन राज्य को एक वर्ग संस्था मानता है? तो लाक, बेंथम, हीगल, ये सब एक वर्ग संस्था मानते हैं राज्य को। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इनमें से सभी। प्राइवेट संपत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का क्या विचार था? प्राइवेट संपत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का विचार था यह शोषण का एक यंत्र है राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार को मार्क्स ने लागू किया था किस क्षेत्र में? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार को मार्क्स ने लागू किया था पदार्थ के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार किससे ग्रहण किया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार जो है किसका है? तो ये इन्हीं का है, कार्ल मार्क्स का। और ग्रहण इन्होंने किससे किया था? हीगल से ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या विशुद्ध रूप में की। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या विशुद्ध रूप से की भौतिकवाद के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि पूंजीवाद में सुधार की संभावना नहीं के बराबर होती है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह करता है? बताएं फटाफट से, यह करता है, ये कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीवाद में सुधार की संभावना नहीं के बराबर है, अतः इसको समाप्त कर देना चाहिए। और समाजवाद की बात करने वाले विद्वान है कार्ल मार्क्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये पूंजीवाद को एकदम से खत्म करके ही मानते हैं, मतलब खत्म करके क्या, पूंजीवाद को अकेले हिला देने वाले हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद समाजवाद किसके विपरीत है? मार्क्सवादी समाजवाद जो है ये व्यक्तिवाद के ठीक विपरीत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के संबंध में क्या सत्य है? मार्क्सवाद के संबंध में सत्य है कि ये साम्यवादी था मार्क्स, और जनवादी प्रजातंत्रवादी था। इसके अलावा व्यक्तिवाद का घोर विरोधी था ये मार्क्सवाद, मतलब कि कार्ल मार्क्स स्वयं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उपरोक्त तो सभी सत्य है इसके कथन में, मतलब इसके जो है लिए अगर इन सभी कथनों की बात की तो सारे कथन सत्य हैं। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने तीव्र गति से बताया। लगभग आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ से लगभग 100% या 90% प्रश्न जो होंगे आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए आप सानिया की अमृत है, रामबाण है। एक ही वीडियो आप अगर इसको देख लेंगे, हालांकि और 4-5 मॉडल पेपर मैं दूंगा, लेकिन अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपने जानिए कि आपने कुछ नहीं देखा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।